व्यवस्था। हम पढ़ रहे हैं राज्य व्यवस्था और हमने पिछली क्लास में बात किया था राज्य व्यवस्था के विकास की, ऐतिहासिक विकास क्या है, क्यों हुआ। दोस्तों थोड़ी सी मैं समझा दूं कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था संविधान का ऐतिहासिक विकास। ऐतिहासिक विकास क्यों हुआ, यानी भारतीय संविधान का विकास ब्रिटिश शासनकाल के विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से हुआ। इन अधिनियमों ने धीरे धीरे भारत के शासन और व्यवस्था और संवैधानिक ढांचे को आकार दिया। उसके बाद संविधान का विकास हमने पढ़ा कि कहाँ से संविधान का विकास स्टार्ट होता है। उसे भी हमने दो भागों में पढ़ा था, एक कंपनी का शासन, दूसरा था राज का शासन, क्या राज व्यवस्था। पॉलिटी राज व्यवस्था हमने पढ़ा था। कंपनी के शासन में क्या, तो कंपनी का शासन था 1773 से 1858 तक का, और ताज का शासन प्रारंभ होता है 1858 से 1947 तक। दोस्तों हमने 1773 के रेगुलेटर की बात की थी। उसके बाद 1781 का संशोधन अधिनियम, यानी जिसे बंदोबस्त कानून कहा गया, उसकी बात की। उसके बाद तीसरा था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसकी बात की थी। इसमें क्या क्या चेंजेस हुए। उसके बाद फिर दोस्तों हमने बात किया था 1786 का अधिनियम, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। उसके बाद हमने बात किया था 1793 का चार्टर कानून। हमने 1793 की चार्टर एक्ट था उस तक बात कर लिया था। आगे हम पढ़ेंगे चार्टर कानून 1813। चार्टर कानून 1813, अगला था चार्टर एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट। दोस्तों 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, और तथा चाय व चीन के साथ व्यापार जो था उसे छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। दूसरा है भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुत्व को प्रकार व स्थापित किया गया। अगला है ईसाइयों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति। उसके बाद है भारत के ब्रिटिश इलाकों में लोगों के बीच पश्चिमी शिक्षा का प्रसार हुआ। अगला है भारत की स्थानीय सरकारों को शक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत तथा कर भुगतान न करने पर दंड देने की प्रक्रिया की गई। बात करते हैं इसमें 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या क्या हुआ। इसमें पहला काम हुआ, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त, कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। किसको छोड़कर, तो चाय व चीन के साथ व्यापार, चाय व चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। अगला है
दूसरा बदलाव क्या हुआ है इसमें, या दूसरा इसमें क्या होता है, दूसरा हुआ भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर, भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की के प्रभुत्ता के प्रकार व स्थापित भारत के कंपनी शासित क्षेत्रों भारत के कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुत्ता, ब्रिटेन के राजा के प्रभुत्ता के प्रकार, ब्रिटेन की राजा के प्रभुत्ता के प्रकार क्या थे, और तथा प्रकार व स्थापित किया गया, ब्रिटेन की प्रभुत्ता के प्रकार व प्रभुत्ता को स्थापित किया गया। अगला क्या था, तीसरा था ईसाई, क्या ईसाइयों को भारत आकर भारत के लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति, प्रबुद्ध करने की, या ईसाइयों को जो है अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति मिली। इसके बाद अगला क्या है, अगला है भारत के ब्रिटिश इलाकों में लोगों के बीच पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार। भारत में ब्रिटिश इलाकों में लोगों के बीच पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार, पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया। और अगला काम होता है इसमें, अगला काम लिखेंगे भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने की अनुमति। पांचवा है
भारत की स्थानीय सरकारों पर कर लगाने कर लगाने कर लगाने के कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया। क्या? अधिकृत और कर भुगतान न करने पर दंड की व्यवस्था। कर भुगतान न करने पर दंड दंड की व्यवस्था दंड की व्यवस्था की गई। दंड का प्रावधान किया गया। ये तो हो गया हमारा 1813 का चार्टर कानून। अब बात करेंगे हम, अगला बात करेंगे 1833 का चार्टर है। अगला है 1833 का चार्टर अधिनियम। क्या है? सॉरी, 1833 1833 का चार्टर अधिनियम। अठारह सौ तैतीस का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या होता है? ब्रिटिश भारत को केंद्रीकरण की दिशा में निर्णायक कदम मिला। इससे बंगाल का गवर्नर जनरल का पद था भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। कानून बनाने की शक्ति केंद्र को दे दी गई और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसे विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया गया और सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास यहीं से किया गया। बात करेंगे हम 1813 के चार्टर अधिनियम की। इसमें क्या था? ब्रिटिश शासन के केंद्रीकरण ब्रिटिश शासन के केंद्रीकरण की दिशा में निर्णायक कदम। ये क्या था? ये ब्रिटिश शासन के केंद्रीकरण की दिशा में निर्णायक कदम था। इसमें बात करते हैं, इसके माध्यम से क्या होता है? पहला काम होता है, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, बंगाल का गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल पद था। इसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या? भारत का गवर्नर जनरल।
गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया वो कौन था? पहला गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला काम क्या होता है इसमें? दूसरा काम होता है कानून बनाने की शक्ति जो केंद्र को दे दी गई। क्या? कानून बनाने की शक्ति केंद्र को, कानून बनाने की शक्ति जो थी वो केंद्र को दे दी गई। यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत का गवर्नर जनरल था, अब वो कानून बनाएगा। और उसकी एक गवर्नर जनरल की जो थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था। गवर्नर जनरल की मदद के लिए जो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब इसका काम क्या कर दिया गया? ये जो है कानून बनाएगा। क्या? कानून बनाएगा पूरे देश के लिए। यहीं से कानून बनाए जाएंगे। अगला क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, तीसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, इसे क्या किया गया? विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बनाया गया। किसे? क्या? प्रशासनिक निकाय। प्रशासनिक क्या बनाया गया? प्रशासनिक निकाय। प्रशासनिक निकाय बना दिया गया ऐसे। अब इसका काम क्या हो गया? प्रशासन चलाना, ना कि कंपनी। अब ये कंपनी नहीं रही, अब ये प्रशासन चलाने का प्रशासनिक निकाय बन गया। अगला काम होता है इसमें जरूरी, सबसे जरूरी काम था जो वो था सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन का प्रयास। खुली प्रतियोगिता का आयोजन का प्रयास किया गया। कहाँ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से। किसके माध्यम से? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से खुली सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन का प्रयास किया गया। लेकिन जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया? इसका विरोध किया। क्या किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका क्या किया? विरोध किया। और बाद में इसे क्या कर दिया गया? समाप्त या फिर विफल रह गई। ये जो है विफल हो गई। यहां तक आया समझ में? अगला बात करेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। क्या है? 1853 का चार्टर अधिनियम।
1853 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम 1813। इसमें क्या था? संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। क्या है? संवैधानिक विकास की दृष्टि से संवैधानिक विकास की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसके माध्यम से गवर्नर जनरल परिषद बनाई गई और विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। इसमें 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें विधान पार्षद कहा गया, यानी विधान परिषद का गठन यहीं से होता है। अगला क्या है? इसमें जो सदस्य थे, 6 नए सदस्य जोड़े गए थे। तो वो सदस्य जो है 4 तो पार्षद हुआ करते थे। 4 पार्षद जो थे उनका बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा चयन हुआ। उसके बाद सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आरंभ यहीं से होता है 1854 में। 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति का गठन होता है और सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता, सिविल सेवकों के जो चयन के लिए खुली प्रतियोगिता थी, वो जो है चालू हो जाती है यहाँ से। बात करेंगे, पहला पॉइंट क्या है इसमें? गवर्नर जनरल की परिषद। गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल की परिषद, इसे क्या किया गया? 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, यानी विधायी एवं प्रशासनिक कार्य। जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, इसके कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। इसके बाद इसमें जो है 6 नए सदस्य जोड़े गए। 6 नए सदस्य। जोड़े गए। इसे विधान पार्षद, जिन्हें विधान पार्षद कहा जाता था। क्या? विधान पार्षद। विधान पार्षद जो है, यहीं से क्या हुआ? विधानसभा का गठन। विधान परिषद का गठन। विधान परिषद का गठन होता है। ये जो 6 नए सदस्य थे, इसमें से 4 सदस्य जिन्हें पार्षद कहा जाता था। क्या? पार्षद। ये कहाँ से थे? ये थे बंगाल से,
बंगाल, मद्रास, बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा। बम्बई, आगरा की, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा इनका चुनाव जो है इनका चुनाव कहाँ से किया जाता था? इनका चुनाव किया जाता था बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा। अगला बात करें हम इसमें, दूसरा काम इसमें हुआ सिविल सेवकों की। अठारह सौ 33 वाले में ये विफल हो जाता है, लेकिन यहाँ इसकी शुरुआत हो जाती है। सिविल सेवकों के चयन, सिविल सेवकों के भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता। ये खुली प्रतियोगिता कैसे शुरू हुई कि ये 1854 में इसके लिए एक समिति का गठन किया गया। समिति कौन सी थी? मैकाले समिति जी, मैकाले समिति। मैकाले समिति का गठन होता है और इसके माध्यम से क्या होता है? भारतीय सिविल सेवा के संबंध में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में क्या हुआ? मैकाले समिति का गठन हुआ और यहीं से सिविल सेवकों के लिए भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की शुरुआत होती है। शुरुआत हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अब शुरुआत होगी कंपनी के शासन की। क्या? कंपनी का शासन, ब्रिटिश क्राउन का शासन। ब्रिटिश क्राउन का शासन। अब डालेंगे हम ताज का शासन या ब्रिटिश क्राउन का शासन। अब तक तो हम पढ़ रहे थे हम जो है कंपनी का शासन। अब आएगा यहां से ताज का शासन।
ताज का शासन। ब्रिटिश क्राउन। ये क्या है? रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1858 से 1947। 1858 से 1947 एडी, ये इसका समय होता है। यहाँ क्या होता है, इसमें जो है अब कंपनी जो है शासन, जो कंपनी का शासन जो था वो खत्म होता है और यहाँ से भारत का शासन जो है वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है। इसमें डालेंगे 1858 का भारत सरकार अधिनियम और इसके माध्यम से पढ़ेंगे इसमें क्या क्या होता है। 1858 का 1858 का भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1858। इस कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से यह कानून प्रसिद्ध है। इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां जो थी वो ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी। इसमें लिखेंगे इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे 1857 का विद्रोह था, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्या कहा गया? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह या क्या था ये? सिपाही विद्रोह। इसे हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास में, तब बताएंगे ये जो है मंगल पांडे ने कैसे मेरठ से जो है शुरुआत की थी। इसकी 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत होती है। अब बात करेंगे हम इसमें, और इस शासन का निर्माण इसका 1857 का भारत सरकार अधिनियम का निर्माण जो है भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध है। इस कानून ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को
इसका शासन जो था समाप्त कर दिया, शासन क्या किया, समाप्त हो गया। और अब यहाँ से गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां जो थी वो ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी। और इसकी जो है गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां जो है वो ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित, ब्रिटिश राजशाही हस्तांतरित कर दी। इतना है समझ। इसके माध्यम से क्या हुआ, भारत का शासन जो है सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया। और गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल पद को भारत का वायसराय बना दिया गया। और भारत के पहले वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि कहा गया इसे। ये क्या था, लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। इसमें लिखेंगे, पहला पॉइंट है भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया, कौन, महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया, महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया। दूसरा क्या था, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल जो था जो 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और भारत का गवर्नर जनरल जो है वो अब 1858 में क्या कर दिया गया, भारत का वायसराय। कौन, भारत का वायसराय, इसे भारत का वायसराय बनाया गया। और पहला भारत का वायसराय जो था लॉर्ड कैनिंग हुआ। लॉर्ड कैनिंग को भारत का वायसराय बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग जो था या भारत का जो वायसराय था, भारत का वायसराय जो है वो भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष, कौन था, भारत में ब्रिटिश ताज का
प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। प्रत्यक्ष प्रतिनिधि प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। उसके बाद जो है नियंत्रक बोर्ड और निदेशक बोर्ड जो थे उन्हें समाप्त कर दिया गया और यहाँ से द्वैध शासन प्रणाली जो है वो समाप्त होती है। अगला क्या था? नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड। नियंत्रक बोर्ड और निदेशक बोर्ड नियंत्रक बोर्ड और निदेशक बोर्ड। ये जो है इन्हें क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया और इसे समाप्त कर दिया गया और यहीं से द्वैध शासन प्रणाली जो थी क्या द्वैध शासन प्रणाली क्या होती है? समाप्त। द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद अगला हम है वो भारत के राज्य सचिव, यानी एक नया पद बनाया गया। क्या? भारत का राज्य सचिव। भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। अगला क्या है? भारत का राज्य सचिव नए पद का सृजन किया गया। नए पद का सृजन किया गया कि भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण शक्ति। इसका काम क्या था? इसका काम था भारतीय शासन पर नियंत्रण शक्ति। भारतीय शासन पर नियंत्रण शक्ति। आगे बात करें, ये जो है भारत का राज्य सचिव था, ये जो है ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य हुआ करता था। कौन? ये था ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य। ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी हुआ करता था, जो कि ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी हुआ करता था।
इसकी सलाह के लिए 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया। क्या सलाहकार परिषद इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद बनाएगी। पंद्रह सदस्यीय परिषद जो थी, सलाहकार परिषद जो थी, इसका ये जो है इसका अध्यक्ष हुआ करता था कौन? इसका अध्यक्ष हुआ करता था भारत का राज्य सचिव जो है, यही इसका अध्यक्ष हुआ करता था। इस परिषद को क्या कहा गया? निगमित निकाय। ये जो था निगमित निकाय था। भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार हुआ करता था। इस पर क्या किया? इस पर जो था भारत और इंग्लैंड में इसके खिलाफ मुकदमा किया जा सकता था। मुकदमा करने का अधिकार था। मुकदमा करने का अधिकार था। अगला क्या है? इसमें मुकदमा किया जा सकता था और इसके खिलाफ भी मुकदमा किया जा सकता था, यानी कि इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। अगला है 1861 का अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अठारह सौ इकसठ का भारत परिषद अधिनियम। अठारह सौ इकसठ का भारत परिषद अधिनियम, इसमें बात करेंगे। 1861 का अधिनियम जो है भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। पहला है, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत होती है। इसके माध्यम से कानून बनाने की प्रक्रिया में कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को
शामिल करने की शुरुआत। भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत होती है। विधान परिषदों का विस्तार होता है और इसके माध्यम से क्या होता है, विधान परिषदों का विस्तार भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित किया गया। लेकिन इसमें क्या था, जो भारतीय प्रतिनिधि थे इन्हें क्या किया गया, गैर सरकारी, क्या था, इन्हें गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित किया जाता था। ठीक है, अगला है 1862 में वायसराय लॉर्ड कैनिंग जो थे, इन्होंने 3 भारतीयों को नामित किया। इस विधान परिषद में क्या किया गया, तो 1862 में, कब, 1862 में जो वायसराय थे वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, इन्होंने 3 भारतीयों को नामित किया। 3 भारतीय कौन कौन थे, तीन भारतीय थे, बंगाल के राजा, सॉरी बनारस के राजा, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज, कौन थे, दूसरा पटियाला के महाराज, और तीसरा थे सर दिनकर राव। सर दिनकर राव, इन 3 लोगों को नामित किया। दूसरा है विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। अगला क्या होता है इसमें, दूसरा विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी जो थी उन्हें पुनः विधायी शक्तियां प्रदान की गई। क्या किया गया, मद्रास और बम्बई मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसी जो थी इन्हें क्या किया गया, पुनः विधायी शक्तियां जो है प्रदान की गई। अगला है विधान परिषदों का विस्तार गठन। तो हमने पहले ही बता दिया कि विधान परिषदों का इसमें जो है विस्तार हुआ तभी तो भारतीयों को शामिल किया गया।
विधान परिषदों का विस्तार किया गया। इसमें बंगाल जो 1862 में विधान परिषद बना, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो है 1866 में, और पंजाब जो है 1897 में। कौन कौन बनता है इसमें? बंगाल 1862, दूसरा क्या है? मद्रास सॉरी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। सीमा प्रांत ये कब बनता है? ये बनता है 1866 में। और अगला है पंजाब। पंजाब जो है 1897 में विधान परिषद बनता है। अगला है वायसराय जो है, वायसराय की परिषद जो है उसे कार्य संचालन। वायसराय की परिषद जो थी वो कार्य संचालन में अधिक नियम व आदेश बनाने की शक्ति दी गई। वायसराय की जो परिषद थी, परिषद, इसे क्या किया गया? कार्य संचालन। क्या? कार्य संचालन में कार्य संचालन में अधिक नियम व शक्तियां, अधिनियम व आदेश बनाने। क्या? आदेश बनाने, आदेश बनाने की आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की गई। और क्या था? पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई। इसमें वायसराय ने क्या किया था? पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्या था? पोर्टफोलियो प्रणाली, इसकी शुरुआत की गई 1859 में। लॉर्ड कैनिंग ने। किसने? लॉर्ड कैनिंग द्वारा जो है 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत होती है। उसके बाद एक सदस्य एक या एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी हुआ। अगला क्या किया गया है? क्या कहा गया इसमें कि एक सदस्य जो है वो एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी। सरकारी विभागों का प्रभारी बन सकता था। काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश देने का अधिकार जो है, काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश
देने का अधिकार जो है वायसराय को हुआ करता था, सॉरी, काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश देने का अधिकार जो है वो इसी सदस्य को हुआ करता था। काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश, अंतिम आदेश देने का अधिकार इसी सदस्य का हुआ करता था। अगला है वायसराय जो है आपातकाल बिना काउंसिल की संतुष्टि के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया है। वायसराय जो है वायसराय जो है आपातकाल को आपका आपातकाल लगा सकता था। आपातकाल जो है बिना काउंसिल संस्तुति संस्तुति के बिना काउंसिल के संस्तुति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार बिना संतुष्टि के अध्यादेश जारी करने का अधिकार, और इसकी अवधि जो है वो क्या हुआ करती थी आपातकाल या आपातकाल में जो है अध्यादेश जारी करने की अवधि जो है वो इसकी 6 महीने अवधि जो है 6 माह तक हुआ करती थी। छह माह तक इसकी अवधि हुआ करती थी अध्यादेश की। उसके बाद अगला है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। (1892) 1892 का भारत परिषद अधिनियम। का भारत परिषद अधिनियम है। इसके माध्यम से केंद्रीय व प्रांतीय परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त कौन थे? गैर सरकारी सदस्य। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या जो बढ़ाई गई। क्या बढ़ाई गई? ठीक है। अगला है
विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। विधान परिषदों विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने व कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। इसके बाद तीसरा है केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। केंद्रीय विधान परिषद पहला है, तीसरा केंद्रीय विधान परिषद बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिसमें गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान किया गया। और प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद और क्या था प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर को जिला परिषद नगर पालिका विश्वविद्यालय व्यापार संघ
व्यापार संघ, जमींदारी, जमींदारी और जमींदारी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति। करने की शक्ति किसे? वायसराय को। दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना बहुत है। आगे हम बात करेंगे, अगली क्लास में बात करेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम और 1919 का भारत परिषद अधिनियम। दोस्तों आगे मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर क्लास पसंद आए तो कमेंट व शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।